फ्रेंड्स, माय नेम इज विशाल नागेड़ और मैं एमएलई मेमोरियल संस्थान केकड़ी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपको कक्षा 11 का वर्क पावर एनर्जी का एक टॉपिक है कोलिजन, मतलब टक्कर। टक्कर ये वाली टक्कर नहीं जो एक्सीडेंट में टक्कर होती है। टक्कर ऑफ पार्टिकल्स, कोई भी दो कणों के बीच टक्कर होती है तो टक्कर के बाद क्या रिएक्शन होती है, क्या प्रतिक्रिया होती है, वो आज अपन यहाँ पढ़ेंगे। इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नीचे दिए गए बेल आइकन को लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। चलिए अपन पढ़ते हैं कोलिजन, मतलब टक्कर, कोई भी दो पार्टिकल्स के बीच होने वाली टक्कर। यह क्लास 11 का वर्क पावर एनर्जी का टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है कोलिजन। देखो टक्कर होती कैसे, मान लेते हैं ये बॉडी है जिसका मास है m1, एक अनदर बॉडी है जिसका मास है m2। ये मास m1 m2 से ज्यादा या कम हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। अब ये m1 बॉडी मान लेते हैं u1 वेलोसिटी, u1 वेग से m2 की ओर गति कर रही है, m2 बॉडी m1 की ओर u2 वेलोसिटी से गति कर रही है। टक्कर में क्या होता है, जब ये दोनों बॉडी आपस में क्या करेगी, कांटेक्ट करेगी, ये बोलते हैं कांटेक्ट ऑफ पॉइंट। जब ये दोनों बॉडी आपस में कांटेक्ट करेगी तो यहाँ क्या होता है, m2 मास वाली बॉडी इस डायरेक्शन में एक फोर्स क्रिएट करती है, मान लेते हैं फोर्स F2, और m1 बॉडी इस डायरेक्शन में क्या करती है, एक फोर्स क्रिएट करती है, इसको मान लेते हैं अपन F1 फोर्स। तो टक्कर के बाद दोनों बॉडी अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है, हो सकता है एक ही डायरेक्शन में चली जाती है, वो डिपेंड करेगा इसकी मास क्या है, ये ज्यादा है या कम है। तो टक्कर के बाद एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से बॉडी अलग अलग डायरेक्शन में गति करने लग जाती है, तो अपन उसको बोलते हैं टक्कर, कोलिजन ऑफ बॉडीज, जिसमें क्या होता है, पार्टिकल्स टक्कर के बाद भिन्न भिन्न दिशाओं में गति करना लग जाते हैं। तो समझ में अपन इसमें पढ़ेंगे कि गति टक्कर के बाद, मान लेते टक्कर के बाद इसका वेग u2 है तो टक्कर के बाद इसका वेग क्या हो जाएगा, टक्कर के बाद इसका वेग क्या था तो क्या हो जाएगा, ये अपन को निकालना है। और एक और तुमने पढ़ा हुआ 11th क्लास में रिलेटिव वेलोसिटी, आपेक्षिक गति। आपेक्षिक गति क्या होती है, इसको समझने के पहले अपन ये समझ लेते हैं कि साहब रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है। रिलेटिव मतलब किसी से रिलेट करना, रिलेटिव मतलब किसी से रिलेट करना। मान लेते हैं ये बॉडी m1 है जिसकी वेलोसिटी कितनी है, u1 है, और अनदर बॉडी है m2 जिसकी वेलोसिटी है u2। दोनों एक ही डायरेक्शन में गति कर रही है। रिलेटिव वेलोसिटी u(r), रिलेटिव वेलोसिटी मुझे निकालनी है m1 बॉडी का u2 के रिलेशन में वेलोसिटी क्या होगी, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पर m21 वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी में वेक्टर लगा देता हूँ। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी u2 और फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी u1, तो इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी u2 माइनस u1। तो ये सिस्टम जो टक्कर से पहले है। तो मैं बात करता हूँ टक्कर के बाद में। टक्कर के बाद में मान लेता हूँ कि दोनों पार्टिकल्स आपस में टक्कर कर लेते हैं, m1 m2 बॉडी यह हो जाती है टक्कर। टक्कर के बाद में मान लेता हूँ m1 मास की वेलोसिटी हो जाती है v1 और m2 मास की वेलोसिटी हो जाती है v2। हो सकता है टक्कर के बाद में v1 ज्यादा हो जाए, v2 कम हो जाए, तो अपन निकालना v1 v2 क्या होगा। तो टक्कर के पहले रिलेटिव वेलोसिटी ये थी, अब टक्कर के बाद में रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, v21, ये होगा v2 माइनस v1। वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर लगा दो। ये टक्कर से पहले रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब कोलिजन के बाद
आपेक्षिक वेग और ये कोलिजन के बाद आपेक्षिक वेग। यहाँ समझाने का मतलब मेरा था अपन इसके बाद में अपने एक टॉपिक पढ़ेंगे रेस्टिट्यूशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मतलब COR। नेक्स्ट टॉपिक यही है, इसमें इसका काम आता है रिलेटिव वेलोसिटी का। तो अपन पढ़ते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसको अपन शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं COR, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोएफिशिएंट ऑफ इसको अपन डिनोट करते हैं स्मॉल ई से, इससे स्मॉल ई। मैंने भी बताया था कि रिलेटिव वेलोसिटी तो पार्टिकल से m1 वेलोसिटी इसकी u1, ये किसी अनदर पार्टिकल m2 से u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उससे क्या करता है टक्कर करता है। टक्कर के बाद m1 पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाती है v1 और टक्कर के बाद m2 से जाती है v2। तो अपन पढ़ते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन COR, क्या बोलते हैं COR। इसको डिनोट किससे करते हैं इससे। तो इसका फॉर्मूला होता है टक्कर के बाद रिलेटिव वेलोसिटी अपॉन टक्कर के पहले रिलेटिव वेलोसिटी विद माइनस साइन। मैंने क्या बोला, टक्कर के बाद रिलेटिव वेलोसिटी कितनी थी v2 माइनस v1, ये टक्कर के बाद थी और टक्कर के पहले u2 प्लस u1। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मैंने बताया था माइनस साइन ऑफ टक्कर के बाद रिलेटिव वेलोसिटी v2 माइनस v1 और टक्कर के पहले रिलेटिव वेलोसिटी u2 माइनस u1। ठीक है, ये हो गया COR, इसका फॉर्मूला है। और इससे ही पता लगता है कि टक्कर की टाइप कौन सी है। टक्कर एक्चुअली में 2 टाइप की होती है, अभी अपन पढ़ेंगे इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन, मतलब प्रत्यास्थ टक्कर और अप्रत्यास्थ टक्कर। इस COR से डिपेंड करती है कि टक्कर कौन सी होती है। तो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कोलिजन, टक्करों के प्रकार, टाइप्स ऑफ कोलिजन। टाइप्स ऑफ कोलिजन, टक्करों के प्रकार। 2 टाइप की थी टक्कर। पहले होती है इलास्टिक टक्कर, कौन सी इलास्टिक कोलिजन। दूसरा होता है इनइलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन। इसको अपनी हिंदी बोलते हैं प्रत्यास्थ टक्कर। क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थ टक्कर। इसको बोलते हैं अप्रत्यास्थ टक्कर। क्या बोलते हैं, अप्रत्यास्थ अप्रत्यास्थ टक्कर। ठीक, अब देखते हैं कि कोलिजन में भी इलास्टिक कोलिजन क्या होती है, इनइलास्टिक कोलिजन क्या होती है। मैंने क्या बताया था, टक्कर क्या होती है, कोई एक बॉडी m1 इसकी वेलोसिटी कितनी थी u1 टक्कर से पहले और m2 वेलोसिटी इसकी वेलोसिटी u2। टक्कर के बाद टक्कर हुई, टक्कर के बाद m1 मास की वेलोसिटी कितनी होगी v1 और m2 मास की होगी v2। इलास्टिक कोलिजन में अपन ने पढ़ा होगा 11th क्लास में मोमेंटम P, मतलब मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी का गुणनफल, ये होता है मोमेंटम, संवेग, जिसको अपन बोलते हैं संवेग। तो इलास्टिक कोलिजन में संवेग संरक्षित रहता है, कंजर्व रहता है। इसका मतलब क्या है कि टक्कर से पहले टोटल संवेग और टक्कर के बाद टोटल संवेग का जो सम होता है वो इक्वल होता है।
इलास्टिक कोलिजन में, और इन इलास्टिक कोलिजन में भी यही होता है कि टक्कर से पहले समवेग और टक्कर के बाद समवेग सेम होता है। मैं डायग्राम बना देता हूँ। U2 टक्कर होगी, टक्कर के बाद कोई वेलोसिटी v1 हो जाती है और M2 की वेलोसिटी v2 हो जाती है। तो इलास्टिक और इनइलास्टिक में फर्क क्या है? दोनों में मैंने क्या बताया था, इसमें मोमेंटम कंजर्व रहता है। मोमेंटम क्या रहता है? कंजर्व रहता है, कंजर्व रहता है। इसमें भी मोमेंटम क्या रहता है? कंजर्व रहता है। मोमेंटम कंजर्व रहता है। दोनों में मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो इसमें डिफरेंस क्या है? देखो नेक्स्ट जो अपन पढ़ेंगे एनर्जी क्या होती है। एनर्जी देखो, जब ये यहाँ बताता हूँ, जैसे ये इलास्टिक टक्कर, टक्कर के बाद जब कॉन्टैक्ट होता है तो यहाँ पर एनर्जी का क्या होता है? कोई भी लॉस नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर एनर्जी का क्या नहीं होता है? लॉस नहीं होता है, नो एनर्जी लॉसेस। और इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? टक्कर के बाद यहाँ पर कॉन्टैक्ट सरफेस पर क्या होता है? एनर्जी का लॉस होता है। अपन कह सकते हैं एनर्जी लॉस होती है। मतलब कोई भी दो बॉडी आपस में डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, टक्कर के बाद में एनर्जी का लॉस होता है। मान सकते हैं एनर्जी कोई सी हो सकती है, काइनेटिक हो सकती है, फ्रिक्शन हो सकती है। तो इलास्टिक कोलिजन में कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता, और इन इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी का लॉस होता है। और दोनों में मोमेंटम क्या रहता है? कंजर्व रहता है। लेकिन इसमें जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है? कंजर्व रहती है। बल्कि इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। मतलब गतिज ऊर्जा इसमें क्या रहती है? संरक्षित रहती है, और इसमें गतिज ऊर्जा असंरक्षित रहती है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आल्सो कंजर्व, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है? नो कंजर्व, कंजर्व। ठीक है, अब अपन इसको आगे पढ़ेंगे, एनर्जी निकालेंगे, कंजर्वेशन लॉ लगाएंगे। इसको बोलते हैं द लॉ ऑफ कंजर्वेशन लॉ, द मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। आगे अपन पढ़ते हैं मोमेंटम कंजर्व कैसे होता है, ये देखता है। ध्यान रखना, इलास्टिक में क्या रहता है कि टक्कर के बाद कोई भी लॉसेस नहीं होता। इन इलास्टिक में टक्कर के बाद क्या होता है? लॉस होता है। और इन इलास्टिक का एक और टाइप होता है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। क्या बताया था? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, ये इन इलास्टिक कोलिजन का एक टाइप है। अब इसमें और इन इलास्टिक कोलिजन में फर्क क्या, डिफरेंस क्या है? देखो मैंने बताया था कि इन इलास्टिक कोलिजन में टक्कर के बाद यहाँ पर क्या होता है? एनर्जी का क्या होता है? लॉस होता है, एनर्जी लॉस होती है। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में मान लो यहाँ पे एनर्जी मान लेते हैं कि 50 जूल एनर्जी का लॉस हो रहा है, तो परफेक्टली इन इलास्टिक में इससे कहीं ज्यादा होगा। मान यहाँ होगा, यदि मैं बात करूँ ये कोलिजन कौन सी हो? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हो, तो यहाँ पर एनर्जी का जो लॉसेस होगा वो 500 जूल होगा। इसमें और इसमें एनर्जी का लॉस का ही डिफरेंस है, बाकी टक्कर। और हाँ, इसमें एनर्जी लॉस ज्यादा होने से क्या होता है? ये दोनों बॉडी आपस में कांटेक्ट चिपक जाती है, और टक्कर के बाद एक ही ग्रुप बनाकर आगे मूव करते हैं। आगे पढ़ेंगे इसको अपन जब फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो अपन ने बोला टक्कर के टाइप पढ़े इलास्टिक और इनइलास्टिक। इलास्टिक टक्कर में क्या होता है? कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता है, उसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहते हैं। और इनइलास्टिक में अपन ने पढ़ा मोमेंटम कंजर्व रहता है बट काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। और इनइलास्टिक का ही अपन एक टाइप पढ़ा परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। इसमें टक्कर के बाद काफी ज्यादा एनर्जी का लॉस हो जाता है। तो अपन देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ लॉ लगाते हैं। जैसे मान लेते हैं ये M1 मास है जिसकी वेलोसिटी u1 है, और M2 मास जिसकी वेलोसिटी u2 है। यहाँ टक्कर हुई अपनी नहीं पार्टिकल्स की, और M1 वेलोसिटी का टक्कर के बाद वेलोसिटी v1 हो जाती है, और
m2 मास का हो जाता है v2। देखो अब ये टक्कर से पहले ये वाला, टक्कर से पहले मुझे निकालना है संवेग मोमेंटम। तो मोमेंटम मुझे पता है इस पर्टिकुलर पार्टिकल्स का हो जाएगा m1 और वेलोसिटी गुणनफल, ठीक है। इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा m2 u2, ठीक है। अब टक्कर से पहले टोटल, टक्कर से पहले मान लेते पार्टिकल नंबर 1 है, पार्टिकल नंबर 2 है, ये पार्टिकल नंबर 1, पार्टिकल नंबर 2। तो ये मान लेते P1 हो गया संवेग, ये P2। तो टक्कर से पहले टोटल संवेग P हो जाएगा, ये P में लिखता हूँ टक्कर से V4, तो B V4 कोलिजन, ठीक है। टोटल समय क्या हो गया P1 प्लस P2, तो यहाँ लिख सकता हूँ P टोटल संवेग m1 u1 प्लस m2 u2। ये टोटल मोमेंटम है बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन मोमेंटम कितना होता है, इसका मोमेंटम लिख सकते हैं अपन m1 v1 और इसका मोमेंटम अपन लिख सकते हैं m2 v2, ठीक है। तो टोटल मोमेंटम कितना हो रहा है, P से डिवाइड करता हूँ बिफोर आफ्टर A से डिवाइड करता हूँ PA m1 v1 प्लस m2 v2, ये इसको नाम दे दो तुम P1, इसको P2, टक्कर से पहले हो जाएगा P1 प्लस P2, ठीक है। तो टक्कर से पहले मोमेंटम और टक्कर के बाद मोमेंटम। अब मैंने यदि बात करता हूँ कि ये कोलिजन मान लेता हूँ, लेट कोलिजन कौन सी है, ये कोलिजन है इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन प्रत्यास्थ टक्कर है। टक्कर से पहले संवेग ये था और टक्कर के बाद संवेग क्या रहेगा, कंजर रहेगा, मतलब बराबर रहेगा। तो m1 u1 प्लस m2 u2 टक्कर से पहले लिख लिया इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये मैंने निकाल लिया कंजर्वेशन ऑफ, ये इक्वेशन कौन सी है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट, ठीक है। अब मैंने इलास्टिक कोलिजन में बताया था कि पहला बताया था कि कोलिजन में क्या होता है, मोमेंटम जो होता है कंजर रहता है। सेकंड बताया था कि काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, संरक्षित रहती है, कंजर रहती है। तो m1 पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, m1 पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी लिखो तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ m p², मास पता है, वेलोसिटी पता है, तो लिख सकते हैं टक्कर के पहले यहाँ लिखता हूँ मैं काइनेटिक एनर्जी 1/2 m1 मास u1², ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। इसकी काइनेटिक एनर्जी 1/2 m2 u2², इसकी काइनेटिक एनर्जी टक्कर से पहले m2 की, टक्कर के बाद m1 v1², मास पता है, वेलोसिटी पता है, तो हाफ mv², फिर इसकी हो जाएगी हाफ m2 v2²। अब मैंने क्या बताया था कि इलास्टिक कोलिजन में टक्कर से पहले काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी और टक्कर के बाद टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। तो इस बाय डेफिनेशन ऑफ कंजर्वेशन से मैं लिख सकता हूँ 1/2 m1 u1² प्लस 1/2 m2 u2²। ये एनर्जी क्या है, टक्कर से पहले, टक्कर के बाद दोनों का सम हो जाएगा 1/2 m v1² प्लस 1/2 m2 v2²। तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ये दोनों इक्वेशन है इलास्टिक कोलिजन की। अब यदि ये टक्कर को मान लेता हूँ कौन सी है, लेट ये टक्कर कौन सी है, इन इलास्टिक कोलिजन, कौन सी है, इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन में ओनली एक डिफरेंस था कि मोमेंटम तो कंजर्व रहता है बट काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। तो बिफोर काइनेटिक एनर्जी नॉट इक्वल टू आफ्टर काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे क्या देगा, नॉट इक्वल टू। इलास्टिक कोलिजन में आप दोनों इक्वेशन लिखोगे और इन इलास्टिक कोलिजन में फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज और सेकंड इक्वेशन में ओनली क्या फर्क होगा, नॉट इक्वल टू। टक्कर से पहले काइनेटिक एनर्जी और टक्कर के बाद काइनेटिक एनर्जी का जो सम होगा वो नॉट इक्वल टू होगा, ठीक है। अब देखो अपन ने पढ़ा था कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ई क्या पढ़ा था, कोफिशिएंट ऑफ
रेस्टिट्यूशन मतलब ई, जिसका फॉर्मूला था माइनस V2 माइनस V1 अपॉन U2 माइनस U1। अगर इस वैल्यू से डिफाइन हो गई टक्कर कौन सी है, यदि ई की वैल्यू कितनी आई, यहाँ लिखता हूं मैं, यदि ई की वैल्यू, यदि यहाँ पर अपने ई की वैल्यू कितनी आई, ई की वैल्यू हो 0, सॉरी ई की वैल्यू 1 हो, यदि ई की वैल्यू 1 आए तो वो कोलिजन होगी इलास्टिक कोलिजन मतलब प्रत्यास्थ टक्कर। यदि ई की वैल्यू आई 1 आए तो इसको मिटा रहा हूँ, यहाँ लिखता हूँ ई की वैल्यू कितनी आए 1, तो इसको बोलेंगे अपन इलास्टिक कोलिजन। यदि ई की वैल्यू 0 या 0 से तो बड़ी बट 1 से कम हो, यह एक रेंज है 0 से तो कम, सॉरी 0 से ज्यादा और 1 से कम है, तो यह टक्कर होगी अपनी इन इलास्टिक टक्कर। कौन सी? इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक, इन इलास्टिक कोलिजन अपन ने एक और टाइप पढ़ा था इन इलास्टिक कोलिजन का, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, जिसमें ई की वैल्यू होती है, क्या होती है, ई की वैल्यू होती है 0, ये हो जाएगी, और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है, तुम्हें डायरेक्ट बोल देगा कि गिवन क्वेश्चन में कोई टक्कर कौन सी परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है, और तुम्हें दे देगा कि वेलोसिटी v1 है तो v2 निकालो, तो क्या हो जाएगा, e0 हो जाएगा, यहाँ से भी e0 तो v1 इक्वल टू v2, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अपन ने देख लिया कि परफेक्टली इन इलास्टिक टक्कर एक किसका टाइप होता है, ये होता है इलास्टिक टक्कर का, मतलब अप्रत्यास्थ टक्कर का। अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि मैंने ये बताया था कि टक्कर के बाद, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में टक्कर के बाद क्या होता है, दोनों पार्टिकल्स आपस में क्या करते हैं, एक होकर मूव करते हैं। कैसे करते हैं देखते हैं, दोनों पार्टिकल्स आपस में एक होकर मूव करते हैं। ये परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का, इसमें भी हम क्वेश्चन भी करेंगे। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का मतलब मैंने बता दिया, कोई मास m1 है जिसकी वेलोसिटी टक्कर के पहले u1 है, प्लस अनदर मास m2 जिससे टक्कर करेगा जिसकी वेलोसिटी u2 है। इन दोनों की तो टक्कर हुई, टक्कर के बाद m1 मास की वेलोसिटी हो जाती है v1। तो मैंने क्या बताया, ये टक्कर परफेक्टली इलास्टिक है तो दोनों मास के वजन एक साथ चलेंगे, मतलब m1 प्लस m2 दोनों मास एक हो जाएंगे, तो चिपक के आगे मूव करेंगे। अब दोनों मास एक हो गए तो वेलोसिटी कितनी होगी, दोनों की एक होगी, अलग अलग हो नहीं सकती। तो मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी v है टक्कर के बाद, क्या v। अब इसमें लगाते हैं अपन द लॉ ऑफ मोमेंटम, कंजर्व टक्कर से पहले इसका मोमेंटम m1 u1, टक्कर से पहले इसका m2 u2, और टक्कर के बाद मोमेंटम क्या हो जाएगा इसका m1 प्लस m2 इंटू v। लगाते कंजर्व, तो m1 u1 प्लस m2 u2, ये टक्कर से पहले मोमेंटम, क्या टक्कर से पहले मोमेंटम इक्वल रहेगा टक्कर के बाद मोमेंटम m1 प्लस m2 v। ये क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन। यहाँ से v की वैल्यू निकाल सकते हैं अपन, क्या आ जाएगी m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v। सॉरी, यहाँ से v की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये वैल्यू किसकी आ गई, टक्कर से बाद दोनों पार्टिकल एक होकर चलने पर उसका वेग क्या होता है, उसकी वेलोसिटी क्या होती है, ये v अपन ने निकाली।
वेलोसिटी तुम्हें पता है यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अभी अपन तो ये निकाल लिया कि ये तो इनइलास्टिक, सॉरी परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का था वेलोसिटी, बट अपन को इलास्टिक कोलिजन होती टक्कर के बाद m1 मास का वेलोसिटी v1 थी और टक्कर के बाद m2 मास की वेलोसिटी v2 थी, तो v1 और v2 क्या हुआ टक्कर के बाद, वो अपन को निकालना इलास्टिक कोलिजन में। तो आगे अपन पढ़ेंगे टक्कर के बाद इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटी क्या होगी। कुछ नहीं करना, इसमें दोनों इक्वेशन जब अपन ने पढ़ी थी, एक तो मोमेंटम वाली और एक काइनेटिक एनर्जी वाली, वो दोनों लगानी है और उनको सोल्व करना बस, और कुछ नहीं करना। पहली इक्वेशन तो अपने की टक्कर के, एक बार डायग्राम को बना देता हूँ। m1 टक्कर से पहले u1 था प्लस m2 टक्कर के पहले u2 था, यहाँ टक्कर हुई m1 ये v हो गया प्लस m2 ये v2 हो गया। टक्कर से पहले ये स्थिति थी, टक्कर के बाद ये स्थिति थी, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन अपन ने पढ़ी थी m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है। ये क्वेश्चन पढ़ी थी, इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूँ इसको। और एक पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा सुरक्षित रहती है, वो अपन ने पढ़ा था 1/2 m1 u1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू टक्कर से पहले गतिज ऊर्जा और टक्कर के बाद गतिज ऊर्जा m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। जब अब इन दोनों इक्वेशन से कहना है, इन दोनों इक्वेशन से अपन को यहाँ से v देखो दो इक्वेशन है और नॉन अननोन कितने 2, v1 और v2 निकालना किसकी फॉर्म में, u1 और u2 की फॉर्म में। दो इक्वेशन है और दो अननोन है, तो दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके अपन निकाल सकते हैं। मुद्दा है कि इनको सोल्व कैसे करें, दोनों इक्वेशन को सोल्व कैसे करते देखते हैं। क्या करोगे तुम, इस वाली इक्वेशन को लाओ यहाँ पर, सबसे पहले इसको देखते हैं। यहाँ से इसको इधर ले आओ और m1 कॉमन ले लो, m1 मैंने कॉमन ले लिया, इसको इधर लाया तो u1 माइनस v1, ठीक है, ये v है। इस वाले को पार्ट को इधर ले गया, m1 कॉमन ले लिया, बचा क्या u1 माइनस v1, ठीक है। और इक्वल टू इस वाले पार्ट को क्या करो उधर ले जाओ और m2 कॉमन निकालो, m2 बचेगा v2 माइनस u2, समझ आया, कुछ नहीं किया। इस वाले पार्ट को उधर ले गया, ठीक है, सॉरी इस वाले पार्ट को पहले मैं इधर लाया और m1 कॉमन ले लिया तो बचा इसमें u1 माइनस v1, ठीक है। इस वाले पार्ट को उधर ले गया और m2 कॉमन निकाल लिया तो बचा v2 माइनस u2। इक्वेशन नंबर 3 नाम दो इसको। अब इससे क्या करते हैं, तो क्या करो इसमें भी क्या करो, m1 को इस वाले पार्ट को इधर ले जाओ और m1 कॉमन निकालो, 1/2 एक बार में सब में कैंसिल कर दो, बार बार लिखने की जरूरत नहीं। तो m1 कॉमन निकाल दिया, बचा क्या u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ठीक है। इस वाले पार्ट को तो ले जाओ, इसमें से m2 कॉमन निकालो तो बचेगा क्या इधर v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, समझ आया। वैसे क्या किया, इस वाले पार्ट को लाकर m1 कॉमन निकाल लिया और u1 माइनस v1 का स्क्वायर हो गया, 1/2 सब में आ रहा है तो कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इक्वेशन नंबर 4, अब ये दो इक्वेशन नहीं आ गई, दो इक्वेशन से दो एक और इक्वेशन क्या ले नहीं ले ली। अब देखो तो बता a1 यहाँ लिखता हूँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बता हुआ a माइनस b और a प्लस b, ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ देखो आ रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस खोल दो इसको, तो m1 u1 माइनस v1 इंटू u1 प्लस v1, ठीक है, खोल दिया मैंने।
M2 इक्वल टू M2 V2 माइनस U2 और V2 प्लस U2, ठीक है। E2 प्लस U2 और V2 माइनस V1, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है, A माइनस B और A प्लस B। अब ये क्वेश्चन एक और नहीं आ गई, क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान दे दोस्तों। पता है वो इसमें भी U1 माइनस V1 आ रहा, इसमें भी V2 माइनस U2 आ रहा, दोनों को क्या करो डिवाइड कर दो। इक्वेशन नंबर 5 को डिवाइड करो इससे, इक्वेशन नंबर 3 से। देखो डिवाइड करने पर M1 से M1 गया, इससे ये गया, बचा क्या होगी U1 प्लस V1, क्या बचा U1 प्लस V1 इक्वल टू, यहाँ से M2 से M2 गया, V2 माइनस U2 से V2 माइनस U2 ये गया, बचा गया V2 प्लस U2, तो बच गया V2 प्लस U2। बस ये इक्वेशन अभी इसी से अपन नाम देते हैं 6। इस इक्वेशन से अपन सोल्व करेंगे आगे। देखो क्या करना है, सबसे पहले मैं V2 निकालता हूँ, तो यहाँ से क्या करो तुम V1 की वैल्यू निकालो। V1 की वैल्यू कितनी है यहाँ से, मैं ऊपर लिखता हूँ, मैं 3 लाइन को रफ कर रहा हूँ। देखो यहाँ से V1 की वैल्यू कितनी आती है, यहाँ से V1 की वैल्यू आएगी अपने पास, U1 को इधर लगे अपन, इसको U1 को उधर लगे उस तरफ, ठीक है। तो V1 की वैल्यू आएगी V2 प्लस U2 माइनस U2 माइनस में होगा U1, ऐसा हो। अब कुछ मत करो, जो V1 निकाला वो इक्वेशन नंबर 3 में रख दो। क्या रख दो, इक्वेशन नंबर 3 में। तो वैल्यू ऑफ V2 V1 इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो देखो क्या होता है, करता हूँ मैं यहाँ पर, तो M1 U1 ये रखना है V1 की जगह। तो देखो V2 प्लस U2 माइनस U1, ठीक है, रख दी, ब्रैकेट लगा दिया, ब्रैकेट लगा दो उसके, और M2 V2 माइनस U1, ठीक है। तो इसको मिटा रहा हूँ, ये इसको से लास्ट वाले दोनों काम में आएंगे। क्या किया मैंने, इसमें से V1 की वैल्यू निकालकर जो इक्वेशन नंबर 3 थी उसमें V1 की वैल्यू पुट कर दी। अब देखो यहाँ से मुझे निकालना V2 की वैल्यू, यहाँ भी V2 है, यहाँ भी V2 है। सबसे पहले मैं M1 को मल्टीप्लाई करता हूँ अंदर, क्या करता हूँ इधर मल्टीप्लाई करता हूँ, M1 U1 माइनस का है तो ये सब चिन्ह क्या होंगे, चेंज होंगे, माइनस M1 V2 माइनस M1 U2 प्लस, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएगा M1 U1। ये मैंने सोल्व कर दिया, इधर M2 V2 और M2 U2, ठीक है। अपने पास V2 निकालना था, V2 इसमें भी है और V2 इसमें भी है, ठीक है। तो कुछ मत करो, इस वाले पार्ट को उधर ले जाओ और इस वाले पार्ट को उधर ले जाओ। तो M1 U1 माइनस M1, इसको तो ले जा रहा हूँ, ये बचा है यहाँ पर M1 U2 प्लस M1 U1, और ये उधर से आएगा तो क्या बचे, हो जाएगा प्लस का, ये वाला पार्ट इधर ले जा रहा हूँ मैं, M2 U2 है, ठीक है। बचा अपना इधर M2 और इधर से आएगा M1 प्लस का होगा, और मैंने V2 को मान लिया, क्योंकि V2 निकालना तो मैं पहले V2 को मान लेता हूँ। कुछ नहीं किया, यहाँ से इसको इधर ले गया और इसको इधर ले गया, बस यहाँ से मुझे V2 निकालना क्या, V2 निकालना तो V2 यहाँ है, तो जिसको निकालना उसको एक तरफ ले जाओ। अब देखो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, यस, यहाँ से U2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो M1 माइनस M2 U2 कॉमन ले लिया, यहाँ से ये U1 है और ये U1 है, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट, 2 हो जाएगा, कैंसिल नहीं होगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 2 M1 U1, ओके। और यहाँ प्लस
कॉमन क्या आएगा u2 m2 माइनस m1, देखो ना ये प्लस का ये माइनस का, तो m2 माइनस m1 कॉमन क्या आ गया u2, और इधर बच रहा है अपने पास m2 प्लस m1 और v2। तो v2 की वैल्यू आ गई अपने पास, v2 आ गया, इस वाले m1 प्लस m2 को डिवाइड कर दो नीचे, तो ये हो जाएगा 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2। ये टक्कर के बाद m2 मास की v2 वेलोसिटी पर निकाल ली। ये देखो यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, टक्कर में यदि कोई पार्टिकल्स क्या हो सेम मास का हो तो यहाँ से m1 m2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये m1 m2 रखेंगे तो टक्कर के बाद जो v2 वेलोसिटी हो जाएगी u1 के बराबर हो जाएगी। इसी प्रकार तुम यहाँ से क्या करोगे, v2 की वैल्यू निकालोगे, v2 की वैल्यू कितनी आएगी v1 की फॉर्म में, ये आएगी u1 प्लस v1 माइनस का v2 की वैल्यू निकालना था v1 प्लस v1 माइनस का u2। इस वैल्यू को तुम क्या करोगे, इस वाली इक्वेशन में पुट करोगे और कॉमन लेके वहां से भी v2 की वैल्यू फाइंड, सेम ऐसे करना है, v1 की वैल्यू फाइंड कर लोगे। तो ये अपन ने आज पढ़ा कि कोलिजन क्या होती है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टोरेशन कोलिजन क्या होता है, वो ई की वैल्यू पर डिपेंड करता है कि कोलिजन की टाइप कौन से, इलास्टिक कोलिजन में ई की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, और इनइलास्टिक कोलिजन में होती है ई की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक। और इलास्टिक कोलिजन का एक टाइप पढ़ा था अपन ने, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, उसमें ई की वैल्यू होती है 0, ठीक है। उसके बाद अपन ने पढ़ा था इनइलास्टिक कोलिजन में दोनों मास टक्कर के बाद एक ही ग्रुप बना के चलते हैं, मतलब ज्वाइंट होकर मूव करते हैं आगे की ओर। तो उसके बाद अपन ने पढ़ा वेलोसिटी निकाली v2 और v1 पे निकाल सकता हूँ। तो आशा करता हूँ कि मेरा ये कोलिजन का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और मैं सभी छात्रों के अभिभावकों से कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों का शैक्षणिक तथा सर्वांगीण विकास के लिए अमेरिकी मेमोरियल संस्थान कैलकटी में प्रवेश दिलाए। थैंक यू, धन्यवाद।